नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना देखेंगे, बिहार पैरामेडिकल 2022 के लेकर के। ठीक है, इसमें हम लोग सारे कुछ देखेंगे। एटॉमिक थ्योरी देखेंगे, जो डाल्टन्स के थ्योरी हैं वो कैसे गलत हुए, क्या सही रहे उनमें, नाभिक का खोज कैसे हुआ, इन सभी की जानकारी हमें इसमें मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉम परमाणु के बारे में कोई बताओ कुछ। एटम के बारे में बताओ कोई कुछ। तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। सीधी सी बात है। किसी भी परमाणु में बहुत सारे कण रहते हैं, लेकिन मेनली 3 कण होते हैं उसमें, जिस पर हमें अभी तक ज्ञात है, जिसके बारे में और जिसके बारे में हमें पढ़नी होती है, वो केवल 3 ही कण होते हैं। वो तीनों कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, ये हमने एक लिया है परमाणु की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देख रहे ये 2 बॉल्स जो है आपको यहाँ पर सेंटर में दिखाई पड़ रहा होगा, यानी केंद्र में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से एक को आप प्रोटॉन मान लीजिए और एक को आप न्यूट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो बचा तो वो सेंटर के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता रहता है, एक फिक्स पाथ रहता है। ठीक है, एक फिक्स पाथ रहता है। पाथ बोले तो एक रास्ता, एक फिक्स रास्ता रहता है, उसी पर घूमते रहता है। हाँ, उस रास्ते पर कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम सकते वो भी फिक्स रहती है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये जो पाथ होता है इसी को हम लोग कक्षा भी बोलते हैं, इंग्लिश में सेल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है तो सेल में पाया जाता है। क्लियर है? तो परमाणु के तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है अस्थायी होता है। ठीक है, परमाणु अस्थायी होता है। क्यों कह रहे? क्योंकि ये 3 कण में बट रहे हैं ना, और भी कण में बट सकते हैं ना। साथ ही ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए अस्थायी है। अस्थायी मतलब क्या? उसको दुनियादारी से कोई मोह मतलब नहीं है। ठीक है, अस्थायी मतलब दुनियादारी से कोई मोह मतलब नहीं है। जब किसी को जॉब मिल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। जब तक नौकरी नहीं रहती तब तक अस्थायी रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ मारे मारे फिरते हैं जॉब की तलाश में। बताइए सही बात है या नहीं? तो एक लाइन नीचे से लिख लीजिए। ठीक है, नीचे से एक लाइन लिखिए। परमाणु अस्थायी होता है। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्लियर? देखिए, परमाणु के लिए 2 वैज्ञानिक आए कि परमाणु के बारे में उन्होंने जो है अपना थ्योरी दिए, दोनों ने अपना अपना मत दिए। थ्योरी को हिंदी में मत बोलते हैं। तो 2 साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि परमाणु ऐसे वैसे, मतलब उन्होंने अपना थ्योरी पेश किया परमाणु को लेकर के। तो अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु को लेकर के
थ्योरी क्या है। दो साहब आए थे, एक का नाम सभी लोग जानते होंगे, डाल्टन्स, ठीक है, और दूसरे का क्या नाम है, रदरफोर्ड। डाल्टन का थ्योरी बाद में थोड़ा बहुत गलत हो गया, रदरफोर्ड साहब का थ्योरी जो है पूरी तरह से फिट रहा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को अब हम लोग जानते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, उसका कोई भी टुकड़ा नहीं हो सकता है। अविभाज्य का मतलब क्या, वो टुकड़ा नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो टुकड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे आया, इसका मतलब टुकड़ा तो हुआ कि नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं आता तभी ना हम समझते कि हाँ चलो ये अविभाज्य है, मतलब टुकड़ा नहीं हो सकता इसका। इसका दूसरा मत था कि भिन्न भिन्न तत्व के जो द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और उनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत हद तक ये बातें सही भी लग रही, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन होते हैं उसके रासायनिक गुण अलग होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। तो ये पॉइंट इनका कुछ बहुत थोड़ा बहुत रहता है। चलिए अब हम सब पॉइंट लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हर एक पॉइंट को आपको बताते चलेंगे, ठीक है। परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था कि भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि अलग अलग तत्वों का जो है उनका द्रव्यमान अलग होता है और रासायनिक गुण उनका अलग होता है। ये बातें बहुत हद तक सही भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट इन्होंने एक और बताया था कि परमाणु अदृश्य कण है, ठीक है। परमाणु अदृश्य कण है जिसे हम देख नहीं सकते खुली आंखों से, ठीक है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए। इसके अनुसार परमाणु क्या है, अदृश्य कण है। अदृश्य, अच्छा ये वाला सौ नहीं होगा, साथ ही इन्होंने और भी कुछ बताया। इसी में लिख देते हैं क्या अगला पॉइंट बना है। रासायनिक संयोजन, ठीक है, रासायनिक संयोजन हटाइए, इससे अच्छा टर्म लगा देते हैं अभिक्रिया। जिसे रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित या विनाश या नष्ट, विनाश या नष्ट दोनों लिख सकते हैं।
विनाश या नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद इन्होंने और भी कुछ बातें कही, जैसे रासायनिक संयोजन पर आधारित है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको उतना खास नहीं देखना है। ठीक, इन्होंने तो बता दिया कि ये चीजें होती हैं, तो पहले जब तक नहीं ज्यादा खोज हुई थी तब तक इनके ही बात को रख लिया गया था। चलो भाई ठीक है। बाद में आए रदरफोर्ड साहब। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने आया और उन्होंने सोचा कि क्या पता कि इन्होंने ऐसे अपने मन से कुछ लिख दिया होगा, तो क्यों ना हम इस पर प्रयोग करके फिर देखूं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि प्रयोग किया और फिर जो है अपना रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत दिया। ठीक है, नाभिकीय सिद्धांत यानी कि नाभिकीय थ्योरी इन्होंने लिखी। तो कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि नाभिक का खोज किसने किया, तो क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, परमाणु का खोज किसने किया, बताइए, डाल्टन ने किया। तो चलिए अब हम रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत को देखते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत बेसिकली कैसे किया गया था, कोई बता सकते हैं? गोल्ड का, गोल्ड बोले तो सोना का। इस पर इन्होंने क्या किया, किस रे से, अल्फा रे से आघात करवाया। किस रे से, अल्फा रे से आघात करवाया। ठीक है, चलो देखते हैं। अल्फा रे से आघात करवाया तो देखा कि कुछ रे जो है डायरेक्ट निकल जा रही है। क्या हो रही है, कुछ रे वो डायरेक्ट परमाणु से होते हुए निकल जा रही है। कुछ रे जो है वो क्या हो रही है, कुछ एंगल से मुड़ के निकल जा रही है। ठीक है, ये झुका, यहां पर सीधा जाना चाहिए, झुक के ऊपर की ओर चला गया। ठीक, उसी प्रकार से हम नीचे से भी बना लेते हैं। और कुछ को इन्होंने देखा कि जो सीधा गया, रुक जाओ, इसका कलर हम दूसरा ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और कुछ इसमें से सीधा गया और वापस जो है पथ पर मुड़ गया। ठीक है, सीधा गया और वापस मुड़ गया। इसका मतलब कुछ समझ में आया? इसका देखो, एक अल्फा गोल्ड का इन्होंने पत्थर लिया और अल्फा रे को छोड़ा। ठीक है, अल्फा रे कई प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो इन्होंने, जब हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये रे निकलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अल्फा किरण, हिंदी में रे को हिंदी में बोलते हैं क्या, रे बोलते हैं, हिंदी में किरण बोलते हैं, इंग्लिश में रे बोलते हैं। जब अल्फा किरण को ऐसे गुजारा गया, जैसे आप लाइट का टॉर्च नहीं देते हो किसी वस्तु पर, उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने अल्फा रे के एक टॉर्च बनाया और टॉर्च से लाइट मारा सीधा। वो लेजर वाला लाइट पहले मेला में मिलता था ना, रेड वाला जो बीम वाला एक लाइट आता था, लेजर वाला, वैसे ही लाइट लिया रदरफोर्ड ने और वो गोल्ड यानी कि सोने के पत्थर था, एक चौड़ा उड़ा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए नहीं ध्यान रखना है, उस पर लाइट मारा तो देखा कि कुछ जो है लाइट सीधा पास कर गया, मतलब पत्थर के इस पार होते हुए चला गया। कुछ पत्थर देखा जो इस रेशियो में भेजा गया तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होके ऊपर होके निकल गया, लेकिन कुछ लाइटें यानी कि कुछ रे क्या हुआ, अपने साथ ही वापस मुड़ गया। ठीक है, गया और वापस मुड़ गया। ठीक है, तो वापस कोई चीज अगर मुड़ता, अगर आप सामने एक बॉल फेंको, अगर सामने में दीवार नहीं हो तो क्या वो बॉल रुकेगा, सीधा चला जाएगा उधर। अगर आपके सामने में एक दीवार हो, मजबूत कोई चीज हो, उस पर इधर से बॉल फेंकोगे तो वो उस पर टकरा के वापस लौट जाएगा, लौटेगा कि नहीं लौटेगा।
तो जब ये रे वापस लौट गए अल्फा रे, तब जा करके रदरफोर्ड को लगा कि बीच में तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से रे वापस मुड़ गया है। फिर उन्होंने इस पर शोध किया और पता चला उन्हें कि यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर क्या है? कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है? रे को पास होने नहीं दे रहा है। यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कि रे को वापस मोड़ दे रहा है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि वापस मोड़ दे रहा है, जिसका नाम उन्होंने बाद में क्या दिया? नाभिक। ठीक है, तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। जब नाभिक में उन्होंने स्टडी करी तो नाभिक में ढेर सारे आपको कण मिले, जिसमें से 2 कण का उन्होंने रखा। जैसे कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, ये सारे कण नाभिक में उपस्थित थे, जिनमें से 2 पर उन्होंने खास स्टडी की। वो क्या था? कोई बता सकते हो? प्रोटॉन। हम बोल रहे कि नाभिक में 2 कण कौन कौन थे जिस पर उन्होंने खास स्टडी की? अल्फा बीटा बोल रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, ठीक, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। इसका सांकेतिक नाम हो गया P और इसका सांकेतिक नाम हो गया N। ठीक, हम लोग द्रव्यमान वगैरह सब देखेंगे, आगे लिखेंगे। तो चलिए, इसके बाद जब ये सारे कुछ देखा इन्होंने, तो इन्होंने भी एक अपना थ्योरी दे डाला। ठीक है, हम लोग के सर पे दे मारा कि चलो बेटा आगे रटते रहना इन सब चीज को, हम तो लिख करके जा रहे हैं ऊपर, तुम लोग इन सब चीजों को रटते रहना। तो चलिए लिखिए, पहला पॉइंट दे करके लिखिए। इसके अनुसार म्यूट रखेंगे कि यहां से भगा देंगे क्लास से? इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है। विभाज्य इसलिए क्योंकि इसमें से आपने देखा कि कण, कई सारे कण आपको देखने को मिले, जिसमें से 2 कण का तो हमने खास जिक्र भी किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इनके बाद इन्होंने जो सारी कुछ बताई, ठीक है, वो ये था कि परमाणु विभाज्य है। विभाज्य का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, जो टूट सके। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। साथ ही इन्होंने और भी बहुत कुछ बताया। ठीक है, जिसमें एक नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। एक और कण होता है जो खास है, वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन।
नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। आप लोग नीचे में लिख लीजिए, उसे कक्षा कहते हैं। कक्षा बोले तो सेल, इंग्लिश में सेल भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके प्रयोग के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख लीजिए कि कुछ अल्फा कण सोने के पतले पत्थर से सीधे पार कर गए। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर वाली स्थान जो है वो थोड़ा बहुत खाली होता है, ठीक है। कुछ अल्फा किरण जो है परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा में, ये देखिए, अपनी दिशा में विचलित हो गए, यानी कि अपनी दिशा से विचलित हो गए। ये देख रहे हैं ना, सीधा जाना चाहिए ना इसको, लेकिन ये ऊपर की ओर चला गया, तो क्या हुआ, अपनी दिशा से विचलित हुआ कि नहीं हुआ। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के बीच वाले हिस्से में कोई धन आवेशित कण है, क्योंकि अल्फा रे का प्रवृत्ति कैसे होता है, धनात्मक होगा, तभी तो ये वापस आएगा, ठीक। अगर ऋणात्मक रहता तब तो उसी में जाके नाभिक में जाके चिपक जाता, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कण, और जब यहाँ पर नाभिक है तो क्या होगा, इससे रिपल्सन तो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक है, रिपल्सन ज्यादा हुआ, जिसके कारण ये क्या हुआ, अपना दिशा चेंज कर लिया, इधर से होके नहीं गुजरा। और कुछ जो उसके बीचों बीच सामने सामने आ रहा था तो कैसे आने देता, बोला चलो सीधा घूमो, वापस क्या किया, इसको घुमवा दिया गया, ठीक है। तो ये थी उनकी थ्योरी, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाकी तो समझा ही दिए हैं, कोई दिक्कत। वही बात तो है कि जब रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कण से आघात करवाया, यानी कि रे को आघात करवाया, तो कुछ रे सीधी रेखा में निकल गई, कुछ जो है अपने जो पाथ था या बोलिए रेखा थे उनसे विचलित हुई, और कुछ जो है सीधा वापस लौट गई। इसको क्या लिखिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तब सब इसीलिए तो डायग्राम बना दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। बोर्ड क्यों रुक जा रहा है यार, बताओ बोर्ड पागल है कि नहीं। तो कोई काम ही नहीं कर रहा। नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसकी सबसे पहले आप लोगों से कई बार पूछा जाता होगा कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, पूछा जाता है या नहीं। और कोई बता दे, कोई स्टूडेंट, नाभिक का त्रिज्या कितना होता है। ये कोई परमाणु हो गया, और परमाणु के अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक। ये हो गया आपका केंद्रक, ठीक है। चलो इसकी त्रिज्या बताओ तो, नाभिक की त्रिज्या कितना बताया आपने, तो यहाँ पर दो त्रिज्या आपको दिखाई पड़ रही है। एक त्रिज्या है जो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻⁻ में 15 मीटर, ठीक है। और 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं, 1 फर्मी,
ठीक है, या फेंटो भी इसको बोलते हैं। ठीक, अब ये देखिए जब ये माइनस में है तो मतलब बहुत छोटा सा हुआ, ठीक है, बहुत छोटा सा ये लंबाई हुआ, बहुत छोटा सा। अब अगर हम परमाणु की त्रिज्या की बात करें, ये क्या है, परमाणु है, ये क्या है, नाभिक है। ठीक, तो अगर परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी होती है, कोई बता सकते हो? 10⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻10 को और क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम बोलते हैं क्या? बताओ, एंगस्ट्रम बोलते हैं क्या? एंगस्ट्रम को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो नाभिक की त्रिज्या आपको पता चल गया, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 15 मीटर। नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहता है? आपको हमने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अच्छा, नाभिक का चार्ज क्या होता होगा, नाभिक का आवेश क्या होता होगा? क्यों क्यों पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव क्यों होगा, बताओ। क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, धनात्मक चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर लिखिए, और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है, चार्जलेस है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं। और वही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, ठीक, तो ये तीनों कण है। जबकि नाभिक में कौन सा कण रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो इसीलिए आपके नाभिक जो थे वो धनात्मक थे। ठीक है, इसीलिए क्या थे आपके नाभिक, धनात्मक थे, जिसके कारण अल्फा कण जो है वो मुड़ जाती थी अपनी दिशा से, अपनी दिशा भटक जाती थी। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं, जवाब देना जरूर। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में कितने की अंतर है, ये बताना है आपको। ए नंबर ऑप्शन है 10⁻⁵, 10⁻⁻3, 10⁻⁻10,
10⁻⁻, सारे मीटर में है, सारे जो है वो मीटर में है। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी बातें जानते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पर संरक्षित रहता है, या कहाँ पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान रहता है, नाभिक में ना। ठीक, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके नाभिक में रहता है, या नाभिक बोलिए या केंद्र में रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? इसका मतलब आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। क्या यह दिमाग लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं? अगर सारा कुछ अगर नाभिक में रहता है, दो ही चीज, और सारा द्रव्यमान अगर नाभिक में ही रहता है, तो इसका मतलब कि नाभिक में जो रहता है उसी से द्रव्यमान बनता है। Pn, तो द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे? परमाणु द्रव्यमान बराबर P + N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हो गया। इस बात को हमेशा गांठ बना के रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप लोगों से घुमा के पूछ देगा। ठीक है, तो ये चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, परमाणु की ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी? परमाणु की ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी? नियत रहेगी और नियत रहेगी। बिल्कुल, परमाणु ऊर्जा जो है वो नियत रहेगी। कैसे? क्योंकि ऊर्जा रिलीज कौन करता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो दोनों जब बराबर में रहती है तो क्या रहेगा? नियत रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक, चलो, परमाणु पर चार्ज कैसा रहता है? आवेश। परमाणु का आवेश कैसा रहता है? बताइए, आवेश कैसा रहेगा? धनात्मक, ऋणात्मक, और एक क्या होता है? आवेश या तो 0 बोल सकते हैं, ठीक है, शून्य, या नहीं तो बोल सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल तो इंग्लिश हो गया, न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं वो बताओ। बोल सकते हैं?
नहीं नहीं, आवेशहीन कैसे बोल सकते हैं? नियत या आवेशहीन, सही बोले। आवेशहीन मतलब कोई इस पर चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन पर क्या रहता है, प्लस चार्ज। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। इसी कारण से प्रोटॉन प्लस और माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। फिर हम न्यूट्रॉन की बात नहीं किया है हमने। न्यूट्रॉन जो है वो कभी भी बराबर या कम, कभी भी कम नहीं हो सकते, बराबर या अधिक रहेंगे हमेशा। क्योंकि आपको पता है कि परमाणु संख्या भी होती है, परमाणु संख्या भी एक चीज होती है, पता है ना, परमाणु संख्या। जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं बेवकूफो, अब याद आया, परमाणु क्रमांक। अरे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किस चीज से बना होता है, या एटॉमिक नंबर किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं? तो अगला पॉइंट में लिखिए, परमाणु क्रमांक या कोष्ठ में एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर किस चीज से डिनोट होता है, प्रोटॉन से। प्रोटॉन की जितनी संख्या रहेगी वही उसकी एटॉमिक नंबर होगी। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान किस चीज से होता है, एन से। तो अरे परमाणु द्रव्यमान किस चीज को बना करके मिलता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिल करके परमाणु द्रव्यमान बनता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इन तीनों के बारे में लिख लो, क्योंकि काम आएगा। तीनों के द्रव्यमान लिख लो, चार्ज लिख लो, तीनों के एक कॉलम बना लो। ये क्या हो रहा है, चिन्ह क्या क्या होता है तीनों का पता है ना। चलो अब हर एक में लिखते जाओ क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, मूल कण जो कण होते हैं
कण क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसका चिन्ह भी लिख लो, चिन्ह क्या होता है, ठीक है। आवेश भी लिख लो, यानी कि चार्ज, ठीक। उसका जो सापेक्षिक आवेश, एक आवेश अलग होता है जो एक्चुअल आवेश होता है, एक सापेक्षिक आवेश भी होता है, ठीक है। तो एक सापेक्षिक ठीक, उसका द्रव्यमान, अच्छा हाँ, आवेश जो है वो किस में लेना है, कूलम में, और द्रव्यमान लेना है किसमें, केजी में, ठीक है। उसके बाद जो है लगभग द्रव्यमान, यही सापेक्षिक द्रव्यमान, यहां पर लिख देते साइंटिस्ट, जिसने खोजा तो खोज करता, ठीक। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रॉन, सांकेतिक क्या होता है, ई होता है, सभी को पता है। इस पर चार्ज कितना होता है, इस कितना होता है, 1.6, 1.6। बताओ बताओ चार्ज बताओ कोई। ट्वेंटी 27, इतना पीटेंगे ना। और यहाँ पर ले लो प्रोटॉन, प्रोटॉन का पी होता है, इस पर कितना आवेश होता है, उतना ही लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1.6022 गुना 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका सापेक्षिक, यानी कि मान लेते हैं हम लोग कि -1 होता है इसका चार्ज, और इसका क्या होता है, +1, ठीक है। सापेक्षिक मान लेते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन को ही लेके ही चलते, क्या अलग अलग से। न्यूट्रॉन का सांकेतिक n, इस पर आवेश 0, तो इसका सापेक्षिक आवेश क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और इसका द्रव्यमान बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, 9.109 गुना 10⁻31 kg। वही प्रोटॉन का बताओ, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बताओ बताओ। 1.672 गुना 10⁻, कितना, 37 के जी, कितना होता है जी, क्या हो रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहे हो, बताओ बताओ बताओ। तो कितना होता है, 27 होता है ना। इससे कम, ऊपर वाले से कम रहेगा तभी तो ये ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि माइनस में, सारा डाटा माइनस में है ना, तो माइनस में 27 kg, क्लियर है। चलो उसके बाद, अच्छा सबसे अधिक मास किसका होगा, कोई बता सकते हो, सबसे अधिक मास आपका किसका होगा, प्रोटॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी इसी के बराबर होता है, ठीक है। सत्ताईस
kg। क्लियर। चलो, इसका लगभग द्रव्यमान हम लोग कितना मान लेते हैं, सापेक्षिक द्रव्यमान माने तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0, इसका 1, इसका 1 ले लो। खोज करने वाला कौन था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। और इसका खोज किसने किया, प्रोटॉन का, रदरफोर्ड। और इसका न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं, इन सबों को याद करके आप लोगों को आना है, ठीक ना। 1-2 पॉइंट और लिख ही लीजिए, फिर यहां से खत्म हो जाएगा। 2 पॉइंट लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन को कैथोड कहा जाता है, तो फिर एनोड किसे कहा जाएगा, प्रोटॉन को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या होते हैं, आवेश हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है। चलो, अगला दिन आएंगे, अगला दिन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही देख रहे, इवनिंग में 7 बजे।